नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन हुकूमत ये कहती है कि अवाम ने इस हुकूमत को, जो पीटीआई की हुकूमत है जिसके वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब हैं, इनको मैंडेट दिया है और वो मैंडेट ये दिया है कि करप्शन का ख़ात्मा हो और करप्ट लोगों का ख़ात्मा हो। ये स्टेटमेंट मौजूद है और इसी सिलसिले में वो कहते हैं कि जी हमने 10 साल के जो कर्ज़े बेहा इस मुल्क पर लादे गए और इस मुल्क को लूटा गया है, उसकी आला सतही जो है वो कमीशन नामज़द कर दिया गया है, बना दिया गया है। दूसरी तरफ कल आपने सुना था कि जी हुक्मरानों के दौरों पे जो खर्च आए हैं, अरबों रुपए इलाज पे आए हैं पैसे, और इसके साथ साथ ज़ाती दौरे आवाम के ख़र्चों पे किए गए हैं, और इसके साथ साथ तहाइफ जो बांटे गए हैं मुल्कों के, दूसरे मुल्कों के लोगों को, उन सब का हिसाब होगा। एक एक पाई का हिसाब इमरान खान साहब कहते हैं हम लेंगे। आज यानी आज से मुराद इमरान खान साहब ने कहा कि ये एनआरओ जो है, जरदारी साहब को एनआरओ देना, और नाम लेके कानून है, जरदारी साहब को एनआरओ देना और मियाँ नवाज शरीफ साहब को एनआरओ देना कौम से गद्दारी होगी और ये किसी सूरत में नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है, और ये भी कहते हैं वो कि मेरे ख़िलाफ़ जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, मेरी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश हो रही है, और उन्होंने इशारा किया कि चेयरमैन सेनेट को हटाने की जो कोशिश हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका मकसद ये है कि मैं 3 लफ्ज़ बोल दूँ NRO तो ये सब मामलात सही हो जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बोलना कौम से गद्दारी होगी और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये उनका एक तरफ स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा जामे जो चल रहा है आजकल। दूसरी तरफ मुबीना वीडियो आपने देखा कि जी एक वीडियो आई है, इस वीडियो में बाज़ाफ्ता जो जज एहतसाब अदालत की उनकी स्टेटमेंट है, उसके ऊपर आपने मीडिया में सारी बातें सुनी होंगी, और ये भी एक चीज़ सामने नज़र आ रही है कि इस मुबीना वीडियो के बाद एहतसाब अदालत बीबी मरियम नवाज़ साहिबा को एक जाली ट्रस्ट डीड जो केस हुआ था उसके ऊपर, जो ऑलरेडी जिस पर सज़ा हुई और हाई कोर्ट ने कलअदम दिया, उसके ऊपर उनको मदऊ कर लिया है। और मरियम नवाज़ इस पे कहती हैं कि जी एक तरफ वो बहुत जारहाना अंदाज में सामने आ रही हैं और हर एक चीज़ को वो कहती हैं मेरे पास और भी वीडियो है, लेकिन वो इस बात की भी निशानदेही कर रही हैं कि हुकूमत यानी मुझे मरियम नवाज़ को किसी भी सूरत में गिरफ़्तार करना चाहती है। हम इन इश्यूज़ पे बात करेंगे कि आया ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं, कैसी हैं। इन इश्यूज़ के ऊपर मेरे साथ बहुत अहम गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज़कियाकार, एक बड़ा नाम, आपका शुक्रिया। उज़मा बुखारी साहिबा MP हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, एक बड़ी मोहतरम शख्सियत, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेश कुमार, मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर मियाँ अतीक शेख साहब MQM के सेनेटर हैं और इस मौजूदा हुकूमत के इत्तहादी हैं, आपका भी शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक सवाल लेके आता हूँ और मैं इस हिस्से को टच कर लेता हूँ जो बहुत अहम आजकल चल रहा है, और वो है चेयरमैन सेनेट का जो है, जिस पे अदम एतमाद की रिक्वेजिशन दाखिल कर दी गई है। सर, अगर ये चेयरमैन सेनेट की ये मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से रिक्वेजिशन है, अगर ये कामयाब ना हुई तो मुत्तहदा अपोजिशन जो कि इस वक्त 103 में 66 अरकान हैं उनके पास, अगर ये इस पहला अटैम्प्ट है मुत्तहदा अपोजिशन का, एक टेस्ट केस है, अगर मुत्तहदा अपोजिशन जैसे हुकूमत का दावा है उसको भी सामने रखिएगा, ये नंबर ऑफ़ फिगर को भी सामने रखिएगा, और ये मुत्तहदा अपोजिशन का पहला एक्शन है हुकूमत के ख़िलाफ़। अगर नहीं कामयाब होती है अपोजिशन, तो सर कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन का
मज़ीद शिराज़ा बिखर जाएगा और इनके दरमियान जो बदएतमादी बहुत ज़्यादा थी जो अभी ख़त्म हुई है वो बहुत बढ़ जाएगी। क्या कहेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया है। गुजारिश ये है कि हमें 2-3 तरीके से इसको देखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि अदम एतमाद की तहरीक लेके आना अपोजिशन का एक जमहूरी हक है और ये कोई अनडेमोक्रेटिक या अनपार्लियामेंट्री एक्सरसाइज नहीं है कि अगर उनके पास मेजॉरिटी नंबर्स हैं तो वो किसी भी सिटिंग चेयरमैन के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद ला सकते हैं। एक तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि ये कोई ऐसी गैर इखलाकी, गैर कानूनी या गैर पार्लियामेंट्री हरकत नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो इमरान खान साहब जिन्हें हम जानते हैं कि उन्होंने अपने 20 MPAs फारग कर दिए थे इसलिए कि उन्होंने पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट किया था। अगर वही प्राइम मिनिस्टर अब वही सब कुछ करने जा रहे हैं जो माजी की हुकूमतें करती रही हैं या जिन पर वो ख़ुद इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, किसी को मांगा मंडी, किसी को चांगा मांगा, किसी को मरी, किसी को कुछ कहते रहे हैं, वही कुछ किए बग़ैर तो इस नंबर गेम को बदला नहीं जा सकता। और अगर वो यही सब कुछ करने जा रहे हैं तो मैं बस उनकी मर्ज़ी और सवाबदीद पे छोड़ता हूँ कि फिर उनके उन सारे नारों का, उनके उस सारे दावे का और उस सारे रेटरिक का क्या बनेगा जो उनकी ज़बानी हम सुनते रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि चेयरमैन सादिक संजरानी साहब की आमद जो है इस ओहदे के ऊपर, उसके पस मंज़र में भी जाने की ज़रूरत है कि एक वक्त वो था जब आसिफ जरदारी साहब ने इमरान खान साहब के साथ मिल के पहले बलूचिस्तान की हुकूमत को गिराया और फिर उनकी मर्ज़ी से उस गिराई हुई हुकूमत के एक जॉइंट, एक मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार को चेयरमैन सेनेट बनाने में इमरान खान साहब की मदद की। मगर वो गालबन उस एहतमाल के पेश नज़र था कि अगर ये खिदमत मैंने इमरान खान साहब की कर दी तो शायद उनका वो जो रेटरिक है जो वो अपने जलसों में कहते हैं कि एक जरदारी सबसे बड़ी बीमारी वगैरह 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 और छोड़ेंगे नहीं, करप्शन की है और ये किया है, ये किया, इससे शायद उनकी जान बच जाएगी। लेकिन वही हुआ जो उनको वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो ही चेयरमैन सेनेट साहब अपनी सैडल में सेटल हो गए उसके बाद से वही रेटरिक फिर से शुरू हो गई और अल्टीमेटली हमने देखा कि वो उनकी बहन और उनका बेटा भी, अब जिसका नाम बिलावल है, वो भी गालबन नैब की ग्रिप में काफ़ी हद तक आ चुके हुए हैं। बिलावल साहब का बुलाया जाना बाकी है और बेपनाह मुकदमात, चाहे वो जाली अकाउंट्स हैं, वो उसका सामना कर रहे हैं अदालतों में और जुडिशल रिमांड नहीं बल्कि फ़िज़िकल रिमांड के ऊपर नैब की कस्टडी में है। लिहाजा उनका ये करवट बदलना कि वो अब इस चेयरमैन को चेयरमैन नहीं रहने देंगे, ये समझ में आने वाली बात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो यानी सबसे बड़ी सियासी जमात आप कह लें, इसलिए कि नंबर गेम चाहे वो नेशनल असम्बली में है, चाहे वो सेनेट में है, चाहे वो पंजाब असम्बली में है, वो है सबसे बड़ी पार्टी, अब इसका कुछ कर नहीं सकते। उनका भी गालिबन यही यानी मुद्दा है कि चूँकि उनको सिंगल आउट किया जा रहा है, वो कहते हैं हमें टारगेट करके एहतसाब किया जा रहा है, अनइवन ये एहतसाब है, तो वो भी उन्होंने भी लब्बैक कहा है जरदारी साहब की कॉल के ऊपर। और वो दो बड़ी जमातें मिलने के बाद फिर बाकी जो फजलुर रहमान साहब हैं या दीगर उनकी इत्तेहादी पार्टियां, उन सब ने इत्तफाक कर लिया है। जो मेरे ख्याल से समझदारी की बात की है डॉक्टर दानिश, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ ये बात कह के, वो ये है कि चूँकि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ था सादिक संजरानी साहब का, तो इन्होंने जो मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार जो यानी मुंतखब किया है या फ़ैसला किया है उस पर मैं समझता हूँ ये शुक्र है कि वो उसका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है, ताकि वो जो एक बात कही जा रही थी कि अगर संजरानी साहब को हटाया जाता है तो बलूचिस्तान में महरूमियों का एहसास और ज़्यादा शदीद होगा, मेरे ख्याल से इस फैसले से उससे तो जान बच गई। अब क्या होने जा रहा है सेनेट में और किस तरीके से इजलास को बुलाया जाएगा, डिले किया जाएगा, जिसके इशारे मिल रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से कबल अज़ वक्त होगा उसके ऊपर कमेंट करना। मैं आता हूँ जनाब PTI के नुमाइंदे हैं जनाब रमेश कुमार साहब, वज़ीर आज़म नंबर ऑफ़ गेम जानते हैं, आपने बुखारी साहब की बात सुनी, सलीम बुखारी साहब की, 66 वोट हुकूमत के पास, अपोजिशन के पास हैं, 53 पे विक्ट्री होगी। वज़ीर आज़म बहुत पुरुम्मीद हैं कि चेयरमैन सेनेट को नहीं हटाया जा सकता जो मौजूदा इस वक्त हैं। इसका मतलब है शिकस्त अपोजिशन को होगी, और अगर शिकस्त अपोजिशन की होगी तो इसका मतलब है अपोजिशन के सेनेटर
हुकूमती नुमाइंदों को वोट डालेंगे, जैसा कि जिक्र भी किया जा रहा है, फैसल जावेद सेनेट में हैं और दूसरे हैं, आज़म स्वाति साहब और दूसरे लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि अपोजिशन के कई अरकान जो हैं वो अपने ज़मीन के फ़ैसले पर, 18वीं तरमीम तो छोड़िए, अपने ज़मीन के फ़ैसले पर हुकूमती नुमाइंदों को वोट देंगे। सर अगर ऐसा हो गया तो फिर तो ठीक है, हमने वो सवाल उठाया है कि अपोजिशन का शिराजा मजीद बिखरेगा, ऑलरेडी इन पर बड़े केसेस हैं, एतमाद का फुकदान होगा। लेकिन अगर वो जीत गए तो हुकूमत के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन का ये एक इनिशिएटिव होगा हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी जो है ऐलानात और तहरीक के लिए, क्या कहेंगे? मैंने सलीम साहब काफ़ी जो है वो सीनियर बंदा है, उन्होंने जो बातें की वो मैंने गौर से सुनी, आपका भी इंट्रो सुना। पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए कि सादिक संजरानी गवर्नमेंट का या पीटीआई का उम्मीदवार अलहदा नहीं था। वो पहले जो पीटीआई का नहीं, पहले एक मुतफ़िका उम्मीदवार था जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, पीटीआई भी थी और जमायतें भी थी। आज भी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। सादिक संजरानी बाप की तरफ से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आया था, बाप के साथ क्योंकि बलूचिस्तान का जो कार्ड खिला गया उसके तरीके से सादिक संजरानी आगे बढ़ा। पीटीआई ने उसको सपोर्ट की और उसने सपोर्ट के बाद अपने कैरेक्टर, अपने एक्सपीरियंस से एक नया बंदा होके उसने साबित किया कि चेयरमैन सेनेट, जिसके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान की सियासत के अंदर उसका रोल नहीं होता, मगर ग्वादर के अंदर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर उसकी जो तवज्जो, इंटरेस्ट, बाहर के दौरों के अंदर बलूचिस्तान को फोकस करना, उसने बलूचिस्तान के अंदर एक अपना रोल इख्तियार किया। सेनेट के अंदर रजा रब्बानी एक अच्छा माहौल सेट करके गए थे। उस माहौल को अगर और कोई बंदा आता तो वो ख़राब हो जाता, मगर सादिक संजरानी ने सारे सेनेटर के साथ मिल के मोहब्बत, भाईचारे के साथ एक रजा रब्बानी से भी बेहतर माहौल की तरफ लेके गए। ये नहीं किया कि गवर्नमेंट को आपने देखा कि शुरू में जो मिनिस्टर नहीं आए तो उनकी पाबंदी भी उसके ऊपर लगाई, तो वो एक न्यूट्रल वे से चले। उस न्यूट्रल वे से चलने से गवर्नमेंट को तकलीफ भी हुई कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो हमने उसको इलेक्ट किया था, मगर उसने कहा कि मुझे अपनी चेयर को देखना है। जब उसकी चेयर को देखा गया कि उसने अपने आप को मनवाया है, तो आज इनका झगड़ा सादिक संजरानी से है, गवर्नमेंट से नहीं। गवर्नमेंट उसको, सादिक संजरानी को, उसके इखलाक, उसके किरदार और उसके सेनेट के अंदर कारकर्दगी को देखकर उसको सपोर्ट कर रही है कि ये चेयरमैन सेनेट की रवायत जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई है, ऐसे मोशन उसके खिलाफ लाने की, ये तो गलत रवायत जा रही है और इसका अभी कोई कसूर नहीं है। या तो ऐसी कोई ठोस चीज हो जिसके बुनियाद के ऊपर हटाया जाए कि इसने कुर्सी को मिसयूज किया है, या इसने कोई करप्शन किया है, या इसने कोई एंटी स्टेट ऐसी कोई बात की है, या इसने अपोजिशन या गवर्नमेंट दोनों में से किसी को गले से मिलाया। अगर ऐसी कोई चीज की है तो किसी का जवाब बनता था, मगर ये चीजें उसमें नहीं थी। लिहाजा आज जो प्राइम मिनिस्टर को या सादिक संजरानी को एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उसकी वजूहत यह है कि भाई मेरा जो परफॉर्मेंस है, मेरा जो इखलाक है, वो मुझे पीएमएलएन का कोई कैंडिडेट आता है, उनके अपने डिफरेंसेस की वजह से मैं जीत जाऊंगा। पीपुल्स पार्टी का आता है, अंदरूनी डिफरेंसेस है, मैं जीत जाऊंगा। मगर हासिल बजन जो मेरे दोस्त हैं वो आए हैं, तो मैं समझता हूं हासिल पजंजो भी एक अच्छी क्रेडिबिलिटी के मालिक हैं। और बलूचिस्तान के जो लोग, जिसके ऊपर सादिक संजरानी को भी फख्र था और हम भी समझते थे कि वो फुल जो है वो सादिक को जाएंगे। अब एक टफ सिचुएशन जरूर है, मगर फिर भी ये देखा जाए कि ये टफ सिचुएशन सादिक संजरानी और पीएमएलएन, पीपुल्स पार्टी, जमात, इन पार्टीज के अंदर है। मगर इसके अंदर आप गवर्नमेंट वर्सेस अगर अपोजिशन का मुकाबला समझते हैं, ये सही नहीं है। गवर्नमेंट उसकी सपोर्ट में खड़ी है, उसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट को खुशी होगी कि अपोजिशन का कैंडिडेट हारा है, सादिक संजरानी जीते, इसमें भी कोई शक नहीं है। मगर अगर हासिल बजंजो जीत जाता है तो मैं समझता हूं सादिक संजरानी भी कोई पीटीआई का कोई हार्ड फेवर नहीं थे या हासिल बजंजो। तो इस वजह से हमारी कोशिश, हमारी मूवमेंट, हमारी सपोर्ट, मोरल सपोर्ट पीटीआई की सादिक संजरानी के साथ होगी और वो होनी चाहिए। ठीक है, मगर इसको एक अन्ना का मसला समझ के नहीं गवर्नमेंट को लेना चाहिए, नहीं अपोजिशन। और बैड प्रैक्टिस जिसके बारे में हमेशा सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको
डिनाई भी करती हैं और क्रिटिसाइज भी करती हैं, उन चीजों ठीक। से गुरेज करना भी ठीक। चाहिए और करने और ठीक किया है, भी ठीक जा है, रहा है। ठीक है। तो मैं फुली ठीक सेटिस्फाई है। हूँ। उज़्मा बुखारी जो चीज साहब, नहीं होनी चाहिए थी वो हो आप रही है, मगर satisfy हैं सुकून कि से हो जीत जाए। जाएंगे? आप सेटिस्फाई हैं कि जीत जाएंगे? इमरान खान सेटिस्फाई हैं जीत जाएंगे? दावे भी हो रहे हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ सीट में काफ़ी फ़र्क है। इमरान खान साहब ने कहा है कि बहुत सारे लोग साथ देंगे, कौन कौन देगा ये भी एक सवाल है। मैं आता हूँ जनाब उज़्मा बुखारी साहबा की तरफ। उज़्मा बुखारी साहब कि ये बिलावल भुट्टो साहब और ने ये नुमाइंदा चेयरमैन सेनेट लाए थे, जिसमें PMLN की उस वक्त भी अपोजिशन थी। बहरहाल PTI के साथ मिलकर उन्होंने चेयरमैन सेनेट को लाए और कामयाब कराया था। मेरा एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए, जब से PTI की हुकूमत आई है, जैसे कि बुखारी साहब ने कहा कि बलूचिस्तान की हुकूमत को हटाने में PTI और पीपल्स पार्टी दोनों का रोल है। इसका मतलब है वहाँ इत्तेहाद था। सदारती इंतखाब में सदर साहब जीत सकते थे अपोजिशन के अगर पीपल्स पार्टी बैकआउट नहीं होती। स्पीकर में भी हमने देखा कि उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट दिया, अपने आप को बैकआउट किया। मेरा एक खदशा है, जरदारी साहब हमेशा से ये गेम खेलते रहे हैं। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ऐन मौके पे जो इस वक्त पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है मुत्तहदा अपोजिशन के साथ, कोई ऐसा फैसला आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए? अभी चंद ही दिनों पहले, चंद महीनों पहले पीपल्स पार्टी और PTI इत्तेहाद में रहे हैं कई अहम इशूज़ पे कि जरदारी साहब बैकआउट हों, एब्सटेन करें और उनका नुमाइंदा हुकूमत का जीत जाए। तो नून लीग फिर कहाँ खड़ी होगी? यस। शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और भी बहुत सारी बन सकती हैं, बहुत सारी प्रोपोजिशंस और भी हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी ने क्या करना है, यकीनन इसका फ़ैसला पीपल्स पार्टी को करना है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त जिस स्टेज पे तमाम अपोजिशन पार्टी समेत पीपल्स पार्टी के खड़ी है, अगर यहाँ पर कोई अपना रास्ता बदलने की कोशिश करेगा तो ये जो PTI नाम की एक अफरियत है, ये जो सबको निगलना चाहती है और सारे जो अपोजिशन है उसको ख़त्म करने पे वो आमादा है, तो वो फिर अपनी मौत का इंतज़ाम खुद करेंगे। अभी जो चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो एक आपने भी डिटेल दी, यही मेरे सवाल का जवाब है कि सबसे ज़्यादा संजरानी साहब कौन थे, मुझे बताइए। क्या उनके ये बनने से पहले कोई संजरानी साहब को जानता था? और ये बाप कौन है, ये बाप बनी कैसे थी? और इसकी आपने एक बैकग्राउंड दी है। सो संजरानी साहब के जाने का सबसे बड़ा मैं समझती हूँ कि यही एलिमेंट है कि जिस गलत तरीके से वो आए थे, उनके इलेक्शन में भी क्या हुआ ये याद होना चाहिए आपको। उस वक्त भी बहुत सारे सेनेटर्स जो हैं उन्होंने अपनी पार्टियों के ख़िलाफ़ जो है वो वोट किया था और ये संजरानी साहब जीत गए थे। तो ये जो एक गंदा गेम है, ये दोबारा इमरान खान साहब जो है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो उनका स्टेटमेंट है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है, और वो जो एक दूसरों को बातें करते थकते नहीं थे, आज तमाम वो काम जिसको कल तक वो गलत कहते थे, उनकी कौन कौन सी बात का मैं जिक्र करूं और कौन कौन सी गलत बात का जिक्र करूं जिसके ऊपर उन्होंने यू टर्न लिया और आज पाकिस्तान उन यू टर्न्स को भुगत रहा है। सो इसलिए जो अगर वो ये दोबारा ये घिनौना खेल खेलना चाहते हैं, और सिर्फ यहाँ नहीं खेल रहे, अगर आपको मैं याद कराऊँ कुछ दिन पहले से तो वो दावे आ रहे हैं पंजाब में हमने इतने का फॉर्ड ब्लॉक बना लिया, इतने जो है वो हमें मिलने आ गए, और वो उसके ऊपर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं बैठ के। तो ये मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब क्यू लीग नंबर 2 बनने जा रहे हैं। ये क्यू लीग भी ऐसे ही बनी थी, पेट्रियट बने, उसके बाद वो क्यू लीग ने चलें जैसे तैसे छतर छाया के अंदर जो है वो 5 साल पूरे कर लिए, लेकिन उसके बाद क्यू लीग का नाम लेवा कोई नहीं हुआ था। जैसे वो बनी थी वैसे वो टूट भी गई थी। तो ये इमरान खान साहब जो मुकाफाती अमल है उसको याद रखें, और अगर कोई घिनौना खेल वो खेलना चाहते हैं तो मैं नहीं समझती, मुझे बहुत मुसम्मम यकीन है खुदा ताला की ज़ात के ऊपर कि जो इस वक्त PMLN के मेंबरान हैं, जो पीपल्स पार्टी के मेंबरान हैं, सेनेटर्स वो मेंबर्स होते हैं डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि जो क्रीम ऑफ द पार्टी होते हैं, और जो अभी ख़ास तौर पर बार बार बात की जाती है पिछले प्रोग्राम्स के अंदर कि जी 13 सेनेटर्स आज़ाद हैं। आपको याद होगा वो आज़ाद क्यों हुए थे, चूँकि उनकी टिकट पे नवाज शरीफ साहब के सिग्नेचर थे और इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो है उनकी टिकट्स कैंसिल कर दिए गए और उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन वो तमाम जो मेंबर्स हैं वो पिलर्स हैं PMLN के,
और उनको कतई तौर पर आज़ाद का शायद टेक्निकली कहा जा सकता है, लेकिन ना वो आज़ाद हैं ना वो आज़ाद होंगे। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब का पहला सेटबैक जो है वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से उनको मिलेगा। और ये आगाज़ है, ये हमारी उस आइनी लड़ाई का आगाज़ है जो हम लॉकडाउन और धरने और ये वो करने की बजाय हम एक आइनी तरीके से एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं और एक आइनी तरीके से जो है इस हुकूमत को बैकफुट पर ले जाना चाहते हैं। जैसे ये आए हैं वैसे इनको जो है वो हम भेजने की तैयारी नहीं कर रहे। ये जैसे आए हैं ये खुद ही इंशाअल्लाह ताला बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ कुछ दिनों में वापस चले जाएंगे। जनाब मियां अतीक साहब, ये जो चेयरमैन सेनेट हैं, अगर मैं अपनी जितनी नाक़िस जो इल्म की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि ये पहले चेयरमैन सेनेट हैं जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीख़ में, हिस्ट्री में अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। आप हुकूमत का हिस्सा हैं, इत्तेहादी है, हुकूमत और इत्तेहादी पुरजोश हैं, पुरुमीद हैं कि वो ये मुकाबला जीत जाएंगे। सर, कैसे आप पुरुमीद हैं, किस तरह पुरुमीद हैं कि आप ये मुकाबला जीत जाएंगे? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात तो मैं बुखारी साहब का माशाल्लाह मेरे बड़े हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का वर्जन पेश किया, मैं उसी चीज को थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा। देखिए, अगर इन हालात में प्राइम मिनिस्टर साहब, गवर्नमेंट के तमाम स्पोक्स पर्सन एक स्ट्रैटेजी डिफाइन नहीं करेंगे तो इट मींस कि सरेंडर कर दिया। अगर सिर्फ, और मैं चूंकि सेनेट के फ्लोर पर भी हूं, वहां पर भी लास्ट वीक जो बातें हो रही थी हमने वो भी सुनी, और ये आज की बात नहीं है, ये आज से तकरीबन 1.5-2 माह से ये बात चल रही है। इसलिए अब उसको एक कानूनी और आईनी शक्ल दी गई। यहां कुछ बातें हुई जिसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। पहले यही कहूंगा कि हुकूमत के पास आखिर कोई तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ये सर्वाइवल की बात हो रही है। हुकूमत ने अपनी सर्वाइवल दिखानी है। अगर जिस तरह आपने फरमाया, जो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अगर चेयरमैन सेनेट अपनी सीट पर बरकरार रहते हैं तो हुकूमत वक्त के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और जो आने वाले वक्त में हुकूमत को और ज्यादा तकवीयत देगा। अब दूसरा इसका रुख भी है जी, जब हम बात करते हैं ऑपोजिशन की, अगर ऑपोजिशन इनको हटाने में कामयाब हो जाती है तो लेट्स बी फ्रैंक ऑन दिस थिंग डॉक्टर साहब के आने वाले वक्त में बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। दोनों हाउसेज में जो रवैये हैं वो जिस तरह अभी नेशनल असेंबली में है, विच आई एम वेरी क्लियर कि आने वाले वक्त में फिर हमारे सेनेट में भी उस तरह का ही रवैया होगा। अब यहां पर एक बात बहुत जरूरी करने वाली है। उज़मा मैम ने यह कहा कि संजरानी साहब जब जीते थे तो बहुत से सेनेटर हजरात ने अपनी पार्टियों से हटकर उनको वोट दिए। कतई तौर पर नहीं, मैं उनकी कैंपेन में बराबर का साथ था और मैंने पहले दिन जो उनकी जीत पर प्रोग्राम किया था वो यही किया था कि किसी और मतलब प्रोग्राम के तहत उनको लाया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में संजरानी साहब साबित करेंगे कि वो एक कामयाब चेयरमैन होंगे। अब बात यह आती है सर, कोई भी ऑपोजिशन के अरकान में से, इवन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कह लीजिए, जो पार्टी के वहां पर हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, उनसे जब भी बात की जाती है तो चेयरमैन सेनेट की जात से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। वो उनकी कारकर्दगी से कतई तौर पर ऐसा नहीं है कि वो उनके गैर मुतमईन है या उनको ये लग रहा है। हालांकि जब अभी हम बजट की बात करें, नेशनल असेंबली में कितने ज्यादा आवर सेशन चला, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मुतमईन नहीं है। वेयर सेनेट में जिस तरह से टाइम दिया गया और जो हमारे ऑपोजिशन के अरकान हैं उनको टाइम दिया गया, उससे लग रहा था कि हाउस अच्छे तरीके से चलाया गया। अभी यहां पर एक बात आई कि जी यहां तक भी चेयरमैन सेनेट ने किया कि वो अपने हाउस को किसी तरह लेकर चले, तमाम मेंबरान को बराबर तक के सिटिंग फेडरल मिनिस्टर को उन्होंने बैन किया कि वो नहीं आएंगे यहां पर, इसलिए कि माहौल ठीक रहे। अब सर बात यह आती है, अगेन इट्स अ नंबर गेम।
और मैं उस पर यह कहूंगा कि दोनों तरफ से मेरी आज भी मुलाकात हुई। ऑपोजिशन के जो सरकर्दा मेंबरान हैं, लीडरान हैं, उन्होंने ये अपनी तरफ से वो कोशिश में है। जहां तक एक आईनी तरीकाकार है, जब भी ये तो बहुत बड़े लेवल का इलेक्शन होने जा रहा है, एक पावर शो हो रहा है ऑपोजिशन की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी, उसमें दोनों जो साइडों के अरकान हैं उनको डेफिनेटली कन्विंस किया जा रहा है। ऑपोजिशन का यह कहना है कि जैसा कि आज तक कभी भी ये नहीं हुआ, इट इज बेटर कि ये ना किया जाए। सॉरी, हुकूमत का यह कहना है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, माहौल को खराब ना किया जाए, इसको रखा जाए और इसको आगे कंटिन्यू करवाया जाए चेयरमैन सेनेट से। वेयर एज ऑपोजिशन जो है वो सारे तौर पर, आखिरी जुमला डॉक्टर साहब मैं कहूंगा, इस सारे का जो रिजल्ट है जो मैं देख रहा हूं और मैंने भी वोट कास्ट करना है, सो उसमें यह देखना पड़ेगा आया ऑपोजिशन कितनी मुत्तहिद रहती है। नाम के लिए तो जरूर मुत्तहिद हो गए और बड़ा अच्छा नाम दिया हासिल बजिंजो साहब, इसलिए कि वो पहले भी, याद कीजिएगा, जो पहले दिन की तकरीर थी उनकी, उसमें बहुत सारी एग्रेशन जाहिर हो रही थी और ये जो नंबर दिए गए उनको ऊपर लाया गया, उसमें दो चीजें शामिल हैं। एक तो उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और दूसरा उन्होंने काफी एग्रेसिव तकरीर की थी, इसलिए ये मुत्तहिद होने की बात है। अगर ऑपोजिशन वाकई में ही मुत्तहिद रहेगी और वो पार्टियों के बेस पर, इंडिविजुअल्स आई डोंट थिंक कि किसी तरफ से भी आगे पीछे होंगे। जी ठीक है सर, ठीक है। मैं अब अपने दूसरे हिस्से में ज़रूर जाऊंगा और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ये कहा है कि हुकूमत उनको गिरफ़्तार करने जा रही है और ये एहतसाब का जो केस है ये उस रिएक्शन का है जो उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे जो आपके वीडियो है, जो उस जज की स्टेटमेंट जिसकी बुनियाद पर उनका कहना है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब का जेल के अंदर रहने का जवाज़ नहीं बनता है, और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वो फ्रंट में आ गई हैं और अब वो कहती हैं कि मेरी जान को भी ख़तरा है और मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, हुकूमत गिरफ़्तार करना चाहती है। लेकिन एक सवाल यहाँ ज़रूर होता है कि ये एहतसाब अदालत का मसला है, हुकूमत के ऊपर एलिगेशन अगर है तो क्यों है, ये हम मालूम करना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। बुखारी साहब, ये के बाद तीनों चीज़ें क्योंकि रिलेटेड है, मैं आपके सामने रखता हूँ, आपका तज़किया इसमें बहुत अहमियत रखता है। एक तो ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा काफ़ी दिनों से खामोश थी, फिर एकदम वो मंजर आम पे आती हैं और ये वीडियो जो है वो लीक करती हैं। हालांकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये अदालत में अगर वो ले जाती जहाँ से मेजर रिलीफ मिलेगा, वो मीडिया में गलत लाइन, लेकिन वो मीडिया में लाइन और उनका ये दावा भी है कि अभी और मज़ीद ऐसे वीडियो हैं। एक तरफ ये हुआ, फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि उनका बड़ा जारहाना अंदाज़ सामने आ गया, उन्होंने जलसा किया, बाज़ाफ्ता तौर पर उन्होंने कहा है, हुकूमत को उन्होंने बहुत सख्त वार्न किया। अब हमने देखा कि फौरी तौर पर एहतसाब अदालत का एक समन जारी होता है उनके ख़िलाफ़ और उनको उस जाली ट्रस्ट डीड पे, जिसके ऊपर पहले भी सज़ा हो चुकी है, बुला लिया गया है 19 जुलाई को। उसके फ़ौरन बाद हमने मरीम नवाज़ साहिबा की ये स्टेटमेंट भी सुनी कि हुकूमत मुझे हर सूरत में अब गिरफ़्तार करना चाहती है। कैसे देखते हैं इन तमाम बातों को? पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब के जो एहतसाब है ना, ये अगर गैर जानिबदार नहीं है, ये अगर इवन हैंडेड नहीं है, ये अगर टारगेटेड है, तो ये तो कोई एहतसाब नहीं है, ना ऐसे एहतसाब की कभी क्रेडिबिलिटी होगी। और मुझे हैरत है इस बात पर कि चाहे वो नैब है, चाहे वो अदालतें हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस मौजूद हैं, जिनके खिलाफ केसेस मौजूद हैं, जिनके खिलाफ नैब के पास पेंडिंग प्रोसिक्यूशन के केसेस पड़े हुए हैं, मगर वो चूँकि हुकूमत के साथ हैं, लिहाजा उनके हवाले से जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी वीडियो अगर आपको याद हो, मैं सिर्फ हवाले के तौर पे उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि अगर हम हुकूमत के और हुकूमत के इत्तेहादी लोगों के ऊपर हाथ डालेंगे तो ये हुकूमत तो 10 रोज़ भी नहीं चल सकती। ये मैंने नहीं कहा है, ये उन्होंने ही कहा था। और फिर ये भी कहा था कि आप देखिए वो जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनको अगर हमने जेल में डाल दिया, वो पता नहीं क्या उनका हशर हो जाएगा। जब इस तरह की गुफ्तगू की जाएगी
और जब एक केस में से जो है वो बाबर अवान साहब जो है वो साफ क्लीन चिट लेके आ जाएंगे और बाकी के मुलजिमों को उसी तरीके से सज़ा देने के लिए पेंडिंग कर दिया जाएगा, तो इस एहतसाब की क्रेडिबिलिटी को मैं क्या जानूँ, क्या कैसे मानूँ। दूसरी बात, जैसा आपने ख़ुद कहा कि मरियम को कैलेबरी फॉन्ट के हवाले से सज़ा हो चुकी है, जिसकी अपील के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा मुअत्तल की हुई है, वो ज़मानत पर है। फिर उसी इशू के ऊपर नैब का दोबारा बुलाया जाना जो है, इसे वेंजियंस ना कहें, इसे पॉलिटिकल रिवेंज ना कहें, तो फिर क्या कहें। तीसरी बात, गुजारिश यह है कि उनके लहजे में तलखी दो वजह से है। एक तो ये कि उनके वालिद जेल में है। अब जाहिर है चाहे वो सही जेल में है, उन्हें सज़ा सही हुई है, जो भी है वो बेटी हैं, पार्टी अब ऑलमोस्ट उनके स्पुर्द है, तो उनका हर्ट भी उनके अंदर से बोलता है, ये भी बहुत नेचुरल बात है। तीसरी बात यह है कि ख़ुद नवाज शरीफ साहब का ये हदायतनामा मौजूद है, लोगों ने इसको कोट किया है, उस्मा बुखारी तशरीफ़ रखती हैं, वो शायद इसकी तस्दीक करेंगी कि उन्होंने ये कहा कि अब हमें स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हमें टारगेट करके एहतसाब कर रही है। अब ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल से जो इस वीडियो का हवाला आपने दिया, उसके आने के बाद दो चीज़ें तो फौरी तौर पे होनी चाहिए थी। ये अदालत में लेके जाएं या ना जाएं, लेकिन हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है उसको इसका नोटिस लेना चाहिए था और फिल फॉर लेना चाहिए था। ज़माने के किस इशू के ऊपर यहाँ पर सुओ मोटो नहीं हुए हैं? क्या आप समझते हैं कि ये इतना अहम इशू नहीं है कि एक जज की क्रेडिबिलिटी का मसला है जिसने कुछ लोगों को सज़ा दी हुई है, वही लोग उस सज़ा के हवाले से उनकी बातचीत को कोट कर रहे हैं? तो एक तो हमारी अदालतों को थोड़ा सा इसके ऊपर इनिशिएटिव जल्द ले लेना चाहिए था। और ये आपने ठीक कहा कि मरियम नवाज़ को भी चाहिए था कि वो इस मामले को पब्लिक करने की बजाय ले जाती अदालत में, मगर वो चूँकि एक पॉपुलर पार्टी की लीडर है, लिहाजा उन्होंने सोचा कि पहले पॉलिटिकल माइलेज ली जाए और फिर इस इशू को लेके और अदालतों का रुख किया जाए। ये मंजरनामा है। इस मंजरनामे के दो नुकसान हैं डॉक्टर दानिश। एक तो ये कि हमारी जुडिशरी जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को विंडिकेट होना चाहिए, वरना हर मुकदमे का यहाँ जो हशर होने जा रहा है वो मैं और आप शायद एंटिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एहतसाब को जितनी जल्दी इवन हैंडेड गैर जानिबदार आप बनाएंगे तभी इसकी क्रेडिबिलिटी होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब पीटीआई के नुमाइंदे। सर, इस इल्ज़ाम को जो इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा दे रही हैं, क्योंकि कंटिन्यूशन में चीज़ आ रही है ना, तो उस हवाले से कि मेरी जान को ख़तरा है और दूसरा हुकूमत मुझे हर सूरत में गिरफ़्तार करना चाहती है, आप इस इल्ज़ाम से अपने आप को लाताल्लुक़ कैसे करेंगे? डॉक्टर दानिश, मैं तो आज भी समझता हूं कि जस्टिस जावेद इकबाल के होते हुए आप समझे कि पीटीआई का कोई इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस चल सकता है, वो तो बिल्कुल नहीं चल सकता। बाकी अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो हिस्ट्री तो बहुत कुछ बताती है, जो सलीम बुखारी साहब ने जो बातें की हैं, मगर उसको बेहतर करना किसका काम था? इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम था जो 30 साल हुकूमत में रही है, पीपल्स पार्टी और PMLN। रही बात अभी मरियम नवाज़ की वीडियोज़ की, कि जो वीडियोज़ आई हैं, देखिए वीडियोज़ मैंने भी देखी है। पहली चीज़ तो ये कि वीडियोज़ आना, ये एक किस्म की अगर पहले हुई है तो भी गलत है, आज हुई है तो भी गलत है। अगर मरियम नवाज़ के पास थी है, मुझे इज्जत है, लाजमी है, मैं ये काम नहीं करता जिस थाली में मैंने खाया उसमें थूकूं, मगर मैं चाहता हूं कि उनके साथ भी जस्टिफाई हो, मगर मुल्क के साथ भी जस्टिफाई हो। तो मैडम मरियम नवाज़ को वो कोर्ट में देनी चाहिए थी। यही हमारे उनके वकील बैठे हुए उनके थ्रू के भाई हमारे पास ये सबूत आए हैं, आप इसकी फ्रांसिक, आप कोर्ट को भी इम्तिहान में क्यों डालते हैं कि सो मोटो ले? आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब सो मोटो लेने के हक में नहीं होते हैं, और उन्होंने फिर भी ये वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये परव्यू है, उसको लेना चाहिए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर लेता है तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नारा होगी। तो ये वक्त आएगा, साबित करेगा। मगर ये चीजें जो हो रही है ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो रही है। अवाम के अंदर भी मायूसी है, इंटरनेशनली भी हमारा मुल्क जो है वो पहले ही कमजोर है, और अभी दोबारा जो है उसका इमेज कमजोर हो रहा है कि यार एहतसाब के नाम पे विक्टिमाइज तो नहीं हो रहा है, या एहतसाब जो है वो कैसा हो रहा है। पहले ही हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल इश्यूज हैं। मैं तो आज भी ये चाहूंगा, आज भी कहूंगा सारे पॉलिटिकल लीडरान को कि उस वक्त से डरो, सारे मिट्टी से आए, मिट्टी में मिल जाएंगे। कम से कम एक इंसानियत के नाते, इस मुल्क की अवाम के नाते मिलकर इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करें।
ठीक है, मैं आता हूँ जनाब उज़मा बुखारी साहिबा। उज़मा बुखारी साहिबा, वीडियो आई है एहतसाब अदालत के जज के, बिल्कुल वो एक्सपोज की गई है, उस पर बहस चल रही है, लीगल क्या पोजीशन है मैं इस पे नहीं जाना चाहता। उसके ऊपर फिर एहतसाब अदालत ने उनको एक जाली ट्रस्ट डीड पे नोटिस कर दिया है। तो मामला ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये मामला एहतसाब अदालत का है, जैसे अभी आपने इनकी भी बात सुनी, नैब का है। हुकूमत क्यों उनको गिरफ्तार करना चाह रही है? एक तो बात आपने ये बताना है। दूसरी तरफ हुकूमती नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त दो अहम इदारे फ़ौज को और जुडिशरी को बदनाम कर रही हैं, निशाना बना रही हैं और नुकसान पहुंचा रही हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो बात यह है कि हुकूमत और नैब दो अलग चीज़ें हैं। ये इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। और मुझे ये बताइए, नैब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, लेकिन जब वो कोई गिरफ़्तारी करती है तो इमरान ख़ान साहब से लेकर नीचे सारी कैबिनेट मुबारक देने और अल्लाह का शुक्र अदा करने और उसका क्रेडिट लेने निकल खड़ती होती है। अब जो मरियम नवाज साहिबा की बात है, ये हुकूमत इतनी खौफज़दा है, मतलब इमरान ख़ान साहब जो हैं वो मौत बर्दाश्त कर लेंगे, एक ये भी नई टर्म है। मौत तो भाई आ जाती है, वो बर्दाश्त करना आपके हाथ में नहीं होता, मौत तो फिर मौत होती है। तो वो मौत उन्हें बर्दाश्त करनी है, ठीक है जी। वो मौत बर्दाश्त कर सकते हैं, मरियम नवाज का इंटरव्यू बर्दाश्त नहीं कर सकते, मरियम नवाज का जलसा बर्दाश्त नहीं कर सकते, मरियम नवाज की ट्वीट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आलम है उनकी पेशेंस का। और दूसरी तरफ ज़रा हमारी तरफ आइए कि हमने वो कंटेनर से लेकर माँ भाई और बहन और पता नहीं किस किस की गालियों समेत हमने क्या क्या सुना और बर्दाश्त नहीं किया और उफ तक नहीं की, मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला और ये कहा कि हमें अपना जो मैंडेट मिला है बिजली पूरी करने का, दहशतगर्दी ख़त्म करने का, मुल्क की माशी हालात बेहतर करने का, हमें वो करना है। हम सिर्फ नीचे करके वो काम करते रहे। अब यहाँ ये बर्दाश्त का आलम है कि अभी मुझे ये बताइए, नौरीन लगारी जो हैं वो ज़्यादा मुहिब्बुल वतन है, वो ज़्यादा अच्छी पाकिस्तानी शहरी है मरियम नवाज से। मरियम नवाज के फ़ैसले के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जब उनको सस्पेंड की उनकी सज़ा, उसके अंदर मेरे भी आपको मालूम है थोड़ा बहुत कानून मुझे भी आता है, उसके अंदर उन्होंने लेकुना के तौर पर पॉइंट आउट किया कि नैब की सेक्शन 30 के तहत समरी ट्रायल नहीं हुआ, उसके बावजूद इनको सज़ा दे दी गई। और जिसने ये डीड बनाई थी उससे पूछा नहीं, उससे कोरॉबरेट नहीं किया। और जब बरतानवी वकील हैं वो कहते हैं कि लंदन में बनाई हुई किसी भी डीड जो इस तरह से ड्यूली ऑथराइज्ड हो, वो लंदन में भी जो है अदालतें निगेट नहीं करती, हमने इस्लामाबाद में बैठ के कह दिया जी वो फेक है। फिर जो एक्सपर्ट आए थे रॉबर्ट हेडली, उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन के एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि जी बीटा वर्जन मौजूद था कैबलरी फॉन्ट का, मैंने खुद इस्तेमाल किया, उसके बावजूद सज़ा मिल गई। और सज़ा 7 साल एक दी, 1 साल एक दी। उसके बाद अब लतीफ़ा ये है कि डबल जेपटी जो है उसको भी बिल्कुल रखते हुए एक वो दोबारा से जो है वो समरी ट्रायल होगा। भाई किस चीज़ का समरी ट्रायल होगा जब आप उस पर सज़ा दे चुके हैं, वो अपील की स्टेज पे वो केस है, वो लेकुना जो है वो बता चुकी है, तो आप लेकुना फिल करने जाएंगे केस ख़त्म होने के बाद, और फिर जज अपना माइंड दे चुका है उस केस के अंदर, आप उस केस को ट्राई कर ही नहीं सकते। मैं समझती हूँ कि शायद मेरी राय है, ज़ाती राय जो मैं पार्टी के अंदर भी दूंगी, कि इस नोटिस के खिलाफ हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जाना चाहिए, इसकी क्वेश्चन की दरखास्त करनी चाहिए। ये बिल्कुल नोटिस गैर आईनी और गैर कानूनी है, ये एंटरटेन नहीं हो सकता। और जो मरीम नवाज की जान को खतरा की बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस मुल्क में जो बोलता है या वो जेल में डाल दिया जाता है या उसकी ज़बान बंद कर दी जाती है, तो ये तो कोई नई बात नहीं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इमरान खान मौजूद हैं और वो अपनी तौर के लॉज, अपनी तौर का एहतसाब, अपनी तौर की सेंसरशिप, वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। लेकिन ये तारीख ने बताया है कि जो ये करता है फिर उसके बाद उसका अंजाम क्या होता है, ये भी तारीख से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो मामला है वीडियो वाला, बिल्कुल मरियम बीबी लेकर आई हैं, फोरेंसिक हो रहा है, हक है उनका आगे चले। लेकिन उसके साथ एक और चीज भी है डॉक्टर साहब, कल एक और वीडियो आई है परसों, जिसमें उन्हीं अरशद मलिक साहब को बताया गया, जो कि आई पर्सनली नो कि वो वाली वीडियो गलत है। मैं मरियम बीबी वाली वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं जो अब बहुत ज्यादा वायरल हुई है। वो चौधरी मुनीर साहब की वीडियो है जो चरोही के रहने वाले हैं, आजाद कश्मीर में से, और साथ ही पीटरब्रो में रहते हैं, नदीम नाम का मालिक है जिसके रेस्टोरेंट में वो वीडियो है। तो मेरा कहना यह है कि अब जो आइंदा वीडियो आए जरा ये जरूर देख लीजिएगा, ऐसा ना हो
कि वो गलत वीडियो पोस्ट करके जो एक्चुअल वीडियो है उसको भी सबोटाज किया जाए। माय पॉइंट ऑफ व्यू वो इज हमने दिस। पोस्ट नहीं ठीक की, है। वो हमने पोस्ट नहीं की हुई है ठीक मियां है। साहब, वो हमने पोस्ट नहीं ठीक की है। हुई है, वो सोशल नहीं, मीडिया पे लेकिन फेक आपके लिया गया है, MNAs और ये जो है ना, खुद हमने कहा है कि वो फेक आपके है। एमएनए उनको वायरल कर रहे हैं। मेरे पास जो आई है वो आपके एमएनए के थ्रू आई है नो 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 नो, आई डोंट और थिंक बड़े सो। मोतबर शख्सियत है। नो 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 नो, ये बहुत तमाम- जल्दी से है। तमाम- मियां साहब, आज तमाम से 3 शुरा महीने का पहले बहुत से है। शुक्रिया। तमुआ चाहता है डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।